Now we will start our chapter from the beginning, agriculture practice. Let's start our first chapter, that is crop production and management. Inside this chapter we will discuss about the how we will increase the production of the crop and how to manage. You have learned that all living organisms require food. Plants can make their food themselves. Can you recall how green plants synthesize their own food? Animal, including human, can not make their own food. So, where do animals get their food from? But first of all, why do we have to eat food? You already know that energy from the food is utilized by the organism for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. We get our food from plants or animal or both. इसका क्या मतलब है? सभी लोगों को, सभी ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत पड़ती है और सबको फूड चाहिए ही चाहिए। जो प्लांट होते हैं वो तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू खुद के लिए फूड जनरेट कर लेते हैं, लेकिन जो ह्यूमन हैं, जो अदर ऑर्गेनिज्म है, वो तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। उनको तो डिपेंड होना पड़ता है, या तो वो प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं या एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं सर्वाइविंग के लिए, फूड के लिए। दैट मीन्स सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री? ये तो सोचने वाली बात है। सबको अगर भोजन चाहिए तो हम सबको कैसे भोजन प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे फूड प्रोवाइड कर सकते हैं? Then food has to be produced on a large scale. तो क्या करेंगे हम? फूड को प्रोड्यूस करेंगे, वो भी क्या? लार्ज स्केल पे, बहुत बड़े स्केल पे। In order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution is very necessary. ठीक है, अगर हम बहुत ही बड़े पैमाने पे अगर हम खेती कर रहे हैं तो उसका हमें रेगुलर प्रोडक्शन करना पड़ेगा, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा, उसकी देखरेख करनी पड़ेगी और उसको किस तरीके से हम लोगों तक पहुंचा सके, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। नाउ अब हम अगर एग्रीकल्चर में जा रहे हैं तो हमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बारे में पता होना चाहिए। वी शुड नो अबाउट द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। So 10,000 BCE, BCE means before Christ, people were nomadic. Nomadic का मतलब होता है खानाबदोश, और खानाबदोश का मतलब होता है they were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. They ate raw fruits and vegetables and started hunting animals for food. नोमैडिक का मतलब होता है खाना बदोश, और खाना बदोश लोग कभी भी अपना घर नहीं बनाते थे और वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे खाने की तलाश में और शिकार की तलाश में। लेकिन अब हर जगह हर हमेशा तो ऐसा हो नहीं सकता है कि खाना और एनिमल मिलते चले जाएं, तो उन्होंने स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया? दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स। दस वॉज बॉर्न एग्रीकल्चर। तो फिर वहां से एग्रीकल्चर चालू हुआ। तो मतलब उन्होंने क्या किया है? उन्होंने खेती की शुरुआत की है, एग्रीकल्चर की शुरुआत की है। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. For example, crop of wheat means that all the plants grown in a field are that of wheat only.
You already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits. Okay, remember this thing. Crops are of different types like cereals. Cereals का मतलब होता है अनाज, vegetable सब्जियां and fruits और फल. Thus can be classified on the basis of the season in which they grow. और इसको सीजन के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं जब वो किस सीजन पे उगती हैं. सीरियल्स का मतलब होता है अनाज. अनाज कुछ भी हो सकता है, जैसे दाल हुआ, चावल हुआ. चावल में डिफरेंट वैरायटी, दाल में डिफरेंट वैरायटी, किसी का भी बीज हुआ. तो दीज ऑल विल कम इनसाइड द सीरियल्स. Now, India is a vast country. The climatic condition like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another. Accordingly, there is a rich variety of crops grown in different parts of the country. Despite this diversity, two broad cropping patterns can be identified. These are, जो इंडिया है वो बहुत बड़ा देश है, तो उसमें वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से कहीं पर टेम्परेचर ज़्यादा है तो कहीं पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो कहीं पर रेनफॉल्स ज़्यादा हैं. तो अकॉर्डिंग टू दैट वहाँ पे फसलों को उगाया जाता है. तो बेसिकली यहाँ पे दो तरीक़ों से उसको दो पैटर्न्स में डिवाइड किया गया है क्रॉप्स को. फर्स्ट इज खरीफ क्रॉप्स एंड सेकेंड वन इज रबी क्रॉप्स. तो खरीफ क्रॉप्स के अंदर क्या होता है? द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप. जितनी भी फसलें जो कि बरसात के समय में उगाई जाती हैं उनको खरीफ की फसल कहते हैं. द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर. जो इंडिया है उसमें जून से सितंबर तक बारिश ही बारिश होती रहती है. और उस समय यहाँ पे पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन जैसी चीज़ों को उगाया जाता है. ठीक है, ये इन फसलों को उगाया जाता है. दीज क्रॉप्स आर सॉन. Next is Rabi crop. The crop grown in the winter season and winter season October to March are called Rabi crops. We can see the examples of Rabi crops: wheat, gram, pea, mustard and linseed. These are the crops of Rabi crops. Beside these, pulses and vegetables are grown during summer at many places. तो इसके अलावा जैसे कि अभी हमने खरीफ देखा कि खरीफ जो है सिर्फ रेनी सीजन में होता है और जो रबी की जो क्रॉप्स होती हैं रबी क्रॉप से रिलेटेड वो सिर्फ ठंडी में होती है. लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास एक मौसम और है, वो है गर्मी का. तो गर्मी में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं? गर्मी में हम पल्सेस उगा सकते हैं, वेजिटेबल्स उगा सकते हैं. तो हम कुछ वेजिटेबल्स और पल्सेस को गर्मी में भी उगाते हैं. I think that you all understand Kharif crops and Rabi crops. Okay. Now we will continue with that. Now basic practice of crop production. अब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से क्रॉप का प्रोडक्शन होता है. ओके. तो cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time. कल्टीवेशन का मतलब बढ़ाने के लिए किस चीज़ को? क्रॉप्स को. तो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स में बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है फार्मर को. अब जैसे कि क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं? जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. सबसे पहले तो हम सॉइल को तैयार करते हैं, फिर उसके बाद है सोइंग, SOWING. नेक्स्ट इज सोइंग. सोइंग का मतलब है बीजों को उगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको गड्ढे में दबा देते हैं, मिट्टी के नीचे हम दबा देते हैं, तो दैट इज सोइंग. फिर देन एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. फिर हम क्या करते हैं, उसमें फर्टिलाइजर्स डालते हैं, मैन्योर डालते हैं,
देन इरिगेशन का मतलब होता है पानी डालना, हम रेगुलर इंटरवल में उसमें पानी डालते हैं। देन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, मतलब अब वीड्स का मतलब मैंने आपको बताया था प्रीवियस उसमें कि जो हमारी फसल है, फसल के साथ साथ कुछ अनवांटेड पौधे या फिर जंगली पौधे भी उगाते हैं, तो उनको हटाना, उससे तो उनको हटा देना या फिर उससे बचाने के लिए कुछ ना कुछ फार्मर को करना पड़ता है। फिर उसके बाद जब सब चीज़ें तैयार हो जाती हैं, जब फसल बड़ी हो जाती हैं, मैच्योर, एट दैट टाइम हार्वेस्टिंग डन। हार्वेस्टिंग मीन्स कटाई, काट देते हैं हम पूरी फसलों को। देन आफ्टर हार्वेस्टिंग वी विल स्टोर ऑल द क्रॉप्स। तो आपने सुना, आपने देखा कि फार्मर को क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, प्रिपरेशन करनी पड़ती है, सोइंग करनी पड़ती है, फिर उसमें फर्टिलाइजर्स डालने पड़ते हैं। देन इरिगेशन मतलब रेगुलर पानी डालना पड़ता है। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, जो जंगली पौधे हैं उनसे बचाना पड़ता है। देन हार्वेस्टिंग करना पड़ता है, कटाई करनी पड़ती है। देन आखिरी में जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो उसको साफ साफ, जितनी भी क्रॉप्स हैं उनको, उनकी साफ सफाई करके उसको आखिरी में स्टोर किया जाता है। तो ये तो था जो हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इसमें हम पढ़ेंगे कैसे हम सॉइल को प्रिपरेशन करते हैं। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it. सबसे पहला जो होता है, हम क्या करते हैं, जो मिट्टी है, जो सॉइल है, उसको हम लूज करते हैं, उसको उलट पुलट करते हैं। दिस अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। ऐसा करने से जो रूट्स हैं वो बहुत ही डीप में जा पाते हैं। द लूज सॉइल allows the root to breathe easily even when they go deep into the soil. तो ऐसा करने से क्या है, जब जो जड़ें रहती हैं उनको आसानी से ब्रीथ कर पाती है और वो सॉइल में डीप चले जाती है। So now you understand that why we losing of soil or why we turn the soil. The loosened soil helps in the growth of earthworm and microbes present in the soil. These organisms are friends of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it. अब ये ह्यूमस क्या होता है? The organic component of soil formed by the decomposition of leaves and other plant material by soil microorganism. आपको तो पता है सॉइल में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। वो सॉइल में जो पत्ती हुई या फिर डेड एनिमल्स हुए या फिर डेड इंसेक्ट, इन सब चीज़ों को ये डिकम्पोज कर देते हैं या फिर हम कह सकते हैं सड़ा देते हैं। और जो डिकम्पोज्ड मटेरियल होता है वो सॉइल के लिए खाद का काम करता है, प्लांट्स के लिए खाद का काम करता है। तो इन माइक्रोब्स के कारण डिकम्पोजिशन होता है और डिकम्पोजिशन के कारण क्या होता है, जो न्यूट्रिशंस है, जो इन डेड एनिमल्स में, डेड प्लांट्स में जो न्यूट्रिशंस हैं वो उसमें से रिलीज होता है और वापस सॉइल में आ जाता है। और सॉइल में आने के बाद it will again absorbed by the plant. Since only a few centimeters of the top layer of soil supports plant growth, turning and losing of soil brings the nutrient rich soil to the top so that plants can use these nutrients. Thus, turning and losing of soil is very important for cultivation of crops. The process of losing and turning of soil is called tilling or plowing. This is done by using a plow. Plow are made of wood or iron.
If the soil is very dry, it may need watering before plowing. लूजिंग एंड टर्निंग की जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं टिलिंग और प्लॉइंग, और ये खेत में तब किया जाता है जब पहली बरसात होती है, जब मिट्टी जो है थोड़ी सी गीली हो जाती है। नहीं, अगर हम सूखी मिट्टी में ये टिलिंग या प्लॉइंग करेंगे तो वो इतनी आसानी से नहीं हो पाएगा। जब बरसात होती है या फिर हमें पहले पानी डालना पड़ता है पूरी सॉइल में, उसके बाद ही हम प्लॉइंग कर पाते हैं। और ये जो प्लॉ रहता है, वो टूल रहता है, वो या तो वुड का भी हो सकता है या फिर मेटल का भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू नीड जो फार्मर्स हैं उसको यूज करते हैं। Sometime manure is added to the soil before tilling. This helps in proper mixing of manure with soil. The soil is moistened before sowing. तो इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, मैन्योर को ऐड करते हैं टिलिंग करने से पहले। और इसमें क्या होता है, जिसके कारण जब हम पहले से ही मैन्योर को, खाद को हम मिक्स कर देंगे तो वो आसानी से सॉइल में मिक्स हो जाएगा, और जिसके कारण जो सॉइल है वो आसानी से मैन्योर को एब्जॉर्ब कर लेगी। और जो सॉइल है उसको हमें क्या करना पड़ता है, गीला करना पड़ता है, मॉइस्चर्ड करना पड़ता है बीज बोने से पहले या फिर सोइंग करने से पहले। आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी और आपने बहुत कुछ नए वर्ड सीखे होंगे। तो आप इस चैप्टर को, जो टॉपिक हमने पढ़ा है उसको आप रिवाइज करिए, बुक में एक बार पढ़िए। अगर बुक नहीं है तो PDF में जो दिया है चैप्टर उससे पढ़िए। Thank you. Have a nice day.